हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं विनय मिश्रा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द बाल्कन्स रीजन। और जो बाल्कन्स रीजन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर चीज़ें देखेंगे, इवेंट्स काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। तो आज ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी है। और इससे पहले अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के बाकी लेक्चर्स को 1.5 और या 2x पे जाकर के देख करके जल्दी जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने में बहुत ज़्यादा लेट है नहीं, क्योंकि इसके बाद भी आपको बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको 99 मार्क्स लाने भी तो हैं। मैं 100 इसलिए नहीं बोलूँगा कि हो सकता है एक आध क्वेश्चंस मेरे से भी बोर्ड एग्जाम्स में गलत हो जाए, बट 99 की मेरी गारंटी है जो आपको ज़रूर आएगा और जिससे आपके बाकी पेपर्स में भी अच्छे परसेंटेज बनाने में काफ़ी आपको मदद मिलेगा। तो आइए, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, तो सीधे चलते हैं हम लोग बाल्कन्स की सैर करने के लिए। और आप लोगों का जो वैकेशंस है वो वहीं हम लोग मनाने जा रहे हैं, कहाँ पर, बाल्कन्स भी। और साथ में अगर इस टॉपिक को पढ़ करके मज़ा आए तो आप हनीमून भी जाके वहाँ मना सकते हैं, साथ में मुझे भी साथ कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग सीधा बाल्कन्स। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या लिखता है कि द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड बाल्कन्स। इसका मतलब क्या है कि 1871 की बाद लिखा हुआ, आफ्टर लिखा हुआ है, तो 1871 के बाद की अगर बात करें तो पूरे यूरोप में अगर इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े का अगर कोई सबसे बड़ा आपको सेंटर बनता है तो उस सेंटर का नाम है बाल्कन्स। ध्यान रखेंगे। तो यहां पर देखेंगे कि टेंशन, क्या चीज, तो टेंशन बनता है पूरे यूरोप में 1871 के बाद। तो कहां, तो बाल्कन्स। अगर थोड़ा सा बोर्ड अपना स्मार्टनेस दिखाए और आपको फंसाना चाहे तो वो क्या बोल सकता है कि 1871 के बाद जो नेशनलिस्ट आपको टेंशन था वो कहां पर हुआ था। तो आपको वो दो चार जगहों का नाम दे सकता है और वहां पर जाकर के आप फंस सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ जगह ऐसे हैं, कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो काफ़ी डिस्कशन में रहा है, काफ़ी पॉपुलर है। अगर उन जगहों का नेम दे दे तो आपको शायद कंफ्यूजन हो सकता है और आपके 1 मार्क्स गड़बड़ हो सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यस, विच वॉज द रीजन, तो रीजन इज बाल्कन्स, क्योंकि आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, क्योंकि आप विनय मिश्रा से एसएसटी पढ़ रहे हैं। और मैं इसलिए ये चीज़ कह पा रहा हूँ क्योंकि इस नोट्स को बनाने में मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस और साथ ही साथ मेरा रोज का मेहनत एनसीईआरटी के ऊपर, दोनों के कॉम्बिनेशन से दोनों को बैलेंस करके मैंने इसे बनाया है। इसलिए इस बात की मेरी गारंटी है कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है एसएसटी में, ये मेरा वादा है। तो अब देखते हैं, यहाँ पर सवाल उठता है कि वाई, क्यों आखिर ये टेंशन है। ठीक है, तो देखेंगे कि जो बाल्कन रीजन था ये ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन था इसमें। तो यहां पर क्या देखेंगे कि ज्योग्राफिकल रीजन भी और साथ ही साथ एथनिक भी, तो दोनों ही चीज यहां पर बाकी जगहों के तुलना में थोड़ा सा अलग था। अगर आप मैप को भी देखेंगे तो बाल्कन्स रीजन बिल्कुल आपको बाकी कंट्री की तरह नहीं मिलेगा, ये छोटे छोटे आइलैंड की तरह है और अलग में डिवाइडेड है। तो अब यहां पर देखेंगे, अगर बात करें तो आज का मॉडर्न डे में एक को रोमानिया के नाम से जानते हैं, बुल्गारिया के नाम से जानते हैं, अल्बानिया के नाम से जानते हैं, ग्रीस के बारे में तो आपने पढ़ा ही है, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो। ये सारे जो आपको कंट्रीज हैं, जो स्टेट्स हैं, ये सारे स्टेट्स को मिला करके उस समय के एरिया को बाल्कन्स बोला जाता था। तो दैट मीन्स कि बाल्कन्स कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं था, एक पर्टिकुलर कोई सिटी नहीं था, बल्कि इट इज अ सिटी ऑफ कंपाइलेशन ऑफ मैनी सिटीज। दैट मीन्स कि बहुत सारे सिटीज को मिला करके उस एरिया का ही नाम रख दिया गया था बाल्कन्स। तो अब बात करेंगे कि जो बाल्कन्स रीजन में इनहैबिटेंट्स का मतलब क्या होता है कि जो लोग वहां पर रहते थे। इनहैबिटेंट्स का मतलब क्या हो गया कि जो वहां पर रहते थे। तो सिंपली यहां पर मैं लिव लिख देता हूं, जो रहते थे। तो इन लोगों को लोग स्लेव्स जानते थे। अब देखिए, अगेन आपके लिए एमसीक्यू का क्वेश्चन तैयार हो गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि द पीपल ऑफ बाल्कन्स इज नोन एज स्लेव्स, जैसे
पीपल ऑफ फ्रांस फ्रेंच बोलते हैं, पीपल ऑफ इंडिया तो इंडियन बोलते हैं। तो उसी तरीके से बाल्कन्स में रहने वाले लोगों को हम लोग स्लेव्स बुलाते हैं। तो ये अपने माइंड में आप जरूर रखेंगे, यहां से भी एक एमसीक्यू का क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किया जा सकता है बोर्ड के लिए। अब देखेंगे कि जो लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन्स, बाल्कन्स के बहुत बड़े हिस्से जो थे वो था अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ये ऑटोमन एम्पायर आप देखते होंगे कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो दैट मीन्स कि बाल्कन्स के बहुत बड़े हिस्से पर जो सबसे ज्यादा कंट्रोल में था वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। अब देखते हैं आगे क्या होता है कि यहां पर द स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, आपको पता है कि मैंने रोमांटिक इमेजिनेशन के ऊपर काफी अच्छे से डिफाइन कर रखा है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप जाकर के बाकी के लेक्चर्स को अटेंड करेंगे तो चीजें एक के बाद दूसरे लेक्चर्स में कनेक्ट करने में काफी आपको आसानी होगी, क्योंकि वहां पर पूरे रोमांटिक इमेजिनेशन को मैंने डिफाइन कर रखा एकदम बढ़िया सा डेफिनेशन देख करके, जिसको कि आप देखने के बाद आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगा। तो वहां पर जो अगेन है क्या चीज कि जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है उनको डेवलप किया गया, कहां पर स्प्रेड किया गया, बाल्कन्स रीजन में। और इस तरीके से डिसइंटीग्रेशन और साथ ही साथ नेशनलिज्म को तो वहां पर स्प्रेड किया ही जा रहा है, और साथ ही साथ डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि पावर को, ऑटोमन एम्पायर का जो पावर है, जो इन्फ्लुएंस है, उसको भी धीरे धीरे घटाया जा रहा है साथ ही साथ। और ये जो रीजन है इस वजह से काफी एक्सप्लोसिव हो जाता है। एक्सप्लोसिव का मतलब क्या हो गया, इंटेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दैट मीन्स कि यहां पर और बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने वाला है, बहुत कुछ यहां पर देखेंगे कि मारपीट और वार टाइप सिचुएशन यहां पर क्रिएट होने वाला है। अब देखते हैं कि बाल्कन नेशनलिस्ट तो कौन सा है, तो यहां पर ध्यान रहे कि यही जो नेशनलिस्ट जो बाल्कन्स रीजन में इन्होंने नेशनलिज्म को स्प्रेड किया था, किसके अगेंस्ट में, तो अब तक तो ये ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में किया था, बट आगे देखते हैं क्या सिर्फ ऑटोमन एम्पायर को लेकर के ही प्रॉब्लम था, क्या बाकी जो आपने पूरा नेशनलिज्म यूरोप में चीजों को देखा कि किसी एक कंट्री को आपने हरा के अलग कर दिया, तो दैट मीन्स कि कोई एक रूलर को आपने हरा दिया तो वो कंट्री इंडिपेंडेंट हो गया। जैसे आप जर्मन यूनिफिकेशन की बात करेंगे, इटली यूनिफिकेशन की बात करेंगे, तो क्या यहां भी सिर्फ अगर हम लोग ऑटोमन एम्पायर को यहां से हटा देते हैं तो क्या ये बाल्कन्स रीजन का ये जो सारा प्रॉब्लम्स है शॉर्ट आउट हो जाएगा या नहीं, तो ये हम लोग आगे देखेंगे। तो अब जो है पीपल ऑफ द एरिया, एरिया मतलब कौन सा, बाल्कन्स, जिसको आप जानते हैं कि स्लैब्स बुलाया जाता है, क्लेम्ड, अब ये लोग दावा करते हैं किस चीज का, तो इंडिपेंडेंट का, कि भैया हमें तो इंडिपेंडेंट होना है, हमें किसी भी रूलर के अंडर में काम नहीं करना है, हमें किसी भी रूलर के अंडर में नहीं रहना है। अब तक वो रूलर कौन है, तो ऑटोमन एम्पायर है। साथ ही साथ इनके पास पॉलिटिकल राइट्स भी चाहिए। ये हमेशा याद रखिएगा, जब मैंने सारे लेक्चर्स में लगभग इन चीजों को बोल रखा है कि जब भी आपके ऊपर कोई और दूसरा कंट्री रूल करेगा तो ऐसे कंडीशन में आपके पास कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं होता है। अगर पॉलिटिकल राइट्स आपको दे ही दे तो फिर काहे का आप गुलाम, काहे का आपको किसी दूसरे कंट्री से प्रॉब्लम। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि पॉलिटिकल राइट्स का दावा करने लगा, और इसके लिए उन्होंने यूज किया किस चीज को, हिस्ट्री को, दैट मीन्स कि क्लेम्ड करने के लिए। किस चीज को क्लेम्ड करने के लिए, तो इंडिपेंडेंस एंड पॉलिटिकल राइट्स को क्लेम्ड करने के लिए, दावा करने के लिए कि मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया किस चीज का, तो हिस्ट्री का। और उसमें उन्होंने क्या कहा, प्रूव दैट, उन्होंने क्या प्रूव किया, दे हैड वंस, कीवर्ड याद रखेंगे, वंस बीन इंडिपेंडेंट बट। तो इसका मतलब क्या है यहां तक, तो ये क्या करें कि हिस्ट्री का इस्तेमाल करके वहां के लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं, ये स्लैब्स को, पूरे स्लैब्स को, दैट मीन्स कि पीपल ऑफ बाल्कन्स को ये प्रूव करना चाहते हैं कि हमारी हिस्ट्री को देखिए तो ये पता चलेगा कि हम लोग पहले इंडिपेंडेंट थे और बाद में हम लोगों को कोई क्या किया है, अपना कॉलोनीज बनाया है, और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट एंड बट सबजुगेटेड, दैट मीन्स कि बाद में इसको कंट्रोल में लिया गया किसके द्वारा, तो फॉरेन पावर्स के द्वारा। इसका मतलब है कि यहाँ के जो नेशनलिस्ट हैं वो अपने लोगों को ये बताना चाह रहे हैं, उसके अंदर ये अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं हिस्ट्री की मदद से कि हम लोग पहले इंडिपेंडेंट थे, बाद में हम लोगों को कोई पावर, फॉरेन जो नेशन है, जो फॉरेन पावरफुल नेशन है, उन्होंने हमें क्या किया है, कॉलोनी बनाया है और हम लोगों के ऊपर अपने रूल एंड रेगुलेशन को इम्पोज किया है। इसलिए
हम लोगों को फाइट करना है और अपने एरिया को इंडिपेंडेंट बनाना है। तो ऐसे में बाल्कन्स एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका मतलब है जब भी रूलर और वहां के जो इनहैबिटेंट्स हैं, जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं, जो वहां के लोग हैं, उनके बीच में जब आपको फाइट होगा, दैट मीन्स कि पीपल, दैट मीन्स स्लेव्स की बात करें, अब स्लेव्स चाहता है कि ऑटोमन एम्पायर को यहां से बाहर करें, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऑटोमन एम्पायर और प्लस पीपल ऑफ द बाल्कन्स, दैट मीन्स स्लेव्स के बीच में एक जबरदस्त भिड़ंत होने वाला है, टकराव होने वाला है। तो इसीलिए कहता है कि एरिया इंटेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब जो है बाल्कन स्टेट्स फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर। अब देखिए दूसरी समस्या क्या हो जाती है कि अब सिर्फ वहां पर अगर बाल्कन्स में देखिए कि कितने सारे स्टेट्स हैं, अब क्या होगा, मान लिया मैं एग्जांपल लेता हूं एमसी, मतलब मैसिडोनिया एंड क्रोशिया का, तो अब ये दोनों भी आपस में लड़ाई करना शुरू कर देंगे। दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच में भी रिवॉल्ट शुरू हो गया, मतलब एक दूसरे से ये लोग जलना शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आउटसाइडर से तो लड़ना ही लड़ना है, साथ ही साथ अपने आप में भी एक स्टेट दूसरे स्टेट से, बाल्कन स्टेट्स, लड़ना शुरू कर दिया। एंड ईच होप्ड। अब यहां पर देखेंगे इंटरेस्टिंग बात क्या है अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दैट मीन्स कि यहां पर कितना है, 11 स्टेट्स है। तो अब इसमें से कोई ना कोई तो एक स्टेट्स हो गया, एक से ज्यादा स्टेट्स होगा जो अपने आप में सुपर पावर होगा। तो अब वो क्या चाहता है कि यहां से तो बल्कन्स को हटा ही देंगे, तो अब ये चाहेगा, दैट मीन्स कि मैसिडोनिया चाहेगा कि हम क्रूसिया पे कब्जा कर लें, मैसिडोनिया चाहेगा कि हम ग्रीस पे कब्जा कर लें, मैसिडोनिया चाहेगा कि हम किस पे करें, अल्बानिया पे कब्जा कर लें। तो इस तरीके से मैसिडोनिया क्या चाहता है कि अपने एरिया को इनलार्ज करे, अपने एरिया को इनलार्ज करे, और दैट मीन्स कि जो अब मैसिडोनिया होगा, एक एग्जांपल के तौर पर मैंने मैसिडोनिया लिया है, ये रोमानिया भी चाहते हैं, बुल्गारिया भी चाहते हैं, अल्बानिया भी चाहते हैं, बोस्निया भी चाहते हैं, हर्जेगोविना भी चाहते हैं। दैट मीन्स कि ईच एंड एवरी स्टेट ये चाहता है कि हम दूसरे स्टेट पे कब्जा करें और अपने स्टेट में मिला लें और अपनी टेरिटरीज को बड़ा कर लें। तो इस तरीके से ये लोग आपस में ही लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है, ठीक है, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा क्या हो, टेरिटरी हो। और साथ ही साथ दिमाग क्या लगा रहा है कि सब चाहते हैं कि दूसरे स्टेट्स का इस्तेमाल करें, उसी के पैसे पर लड़ करके और दूसरे स्टेट को मर्ज कर लें। मतलब कि सिंपल सी बात है कि अपने लोगों की तरह जो कहावत है कि दूसरे के कंधे पे रख करके बंदूक चलाना, कुछ ऐसा ही सिचुएशन यहां भी क्रिएट हो जाता है। अब यहां देखेंगे कि अब यहां पर जब देखें, आप हमेशा से, आपको पहले की मैंने भी बता रखा है लेक्चर्स में, कि हमेशा देखेंगे कि जो यूरोपियन पावर्स है, खास करके उसमें ब्रिटेन, तो ब्रिटेन तो कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। अगर कहीं पर डिवाइड एंड रूल की बात है तो हमारे तरफ एक कहावत है, घर फूटे गवार लूटे। दैट मीन्स कि आपस में अगर प्रॉब्लम होगा तो इसका इस्तेमाल कोई बाहर वाला इसका फायदा उठा ही लेगा। तो कुल मिलाकर के यहां भी देखते होंगे, चलिए ऑटोमन एम्पायर तक तो फाइट करना ठीक था कि ऑटोमन एम्पायर को यहां से हटा दें और हर स्टेट अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाए और खुशहाली के साथ रहे। बट ये लोग आपस में भी जब लड़ना झगड़ना शुरू हो गया तो इस मौके का फायदा उठाने के लिए एंट्री मार देता है यूरोपियन वापर्स, ठीक है। अब देखेंगे इस पीरियड में इंटेंस राइवलरी, राइवलरी का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे से लड़ने वाले होते हैं अमॉन्ग यूरोपियन पावर्स, दैट मीन ओवर ट्रेड, तो इसका लालच क्या है, एंड कॉलोनीज, और साथ ही साथ नेवल एंड मिलिट्री माइट। अब ये लोग क्या चाहते हैं कि यूरोपियन पावर्स कि यहां पर हम जाकर के फाइट करें, और इससे क्या फायदा उसको होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्यों, वो लोग क्यों आखिर चाहते हैं, किस पे, तो दैट मीन्स कि आपको इस सारे एरियाज में अटैक करना, बाल्कन्स पे अटैक करना और बाल्कन्स के स्टेट्स को अपना कॉलोनी बनाना, क्योंकि पहला फायदा उससे उसको ट्रेड का होने वाला है, क्योंकि उसके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट बन जाएगा, एक न्यू मार्केट उसके लिए तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज की कॉलोनीज, दैट मीन्स कि उसके ऊपर उसका कब्जा हो जाएगा। तीसरी चीज नेवल, उसका नेवल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, चूंकि वो तो ओशन में है और चारों तरफ समुद्र समुद्र, दैट मीन्स वहां पर नेवल बेस बना लेगा, जिससे क्या होगा कि बाकी दूसरे किसी भी कंट्री में उसके लिए अटैक करना, नेवल फोर्सेस का इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा।
और साथ ही साथ मिलिट्री माइट, क्योंकि अब वहां के लोगों को भी तो मिलिट्री में इंक्लूड करेंगे। जैसे इंडिया में आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश हम लोगों पे रूल किया, तो क्या सिर्फ सारे जो यहाँ पर आर्म फोर्सेस थे क्या वो ब्रिटिश थे? तो नहीं, बल्कि यहाँ पर इंडियंस को उन्होंने रिक्रूट कर रखा था और एक इंडियंस ही दूसरे इंडियंस पे अटैक करते थे, जो कि आपको नेशनलिज्म इन यूरोप में कुछ हद तक इन सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने। बहुत कुछ तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जितना दिया हुआ है उससे रिलेटेड मैं काफी चीजों को और भी ज्यादा आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, जिससे चीजें आपके समझने में और उसको याद रखने में आसान होगा। तो अब यहां पर देखेंगे कि वो जो यूरोपियन पावर्स हो कौन कौन है। तो एक है रशिया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि रशिया, यहां पर एनसीईआरटी लिखा है इसलिए मैंने लिखा है, रशिया यूरोप में नहीं आता है, आई नो। जर्मनी, इसमें कोई डाउट नहीं। इंग्लिश एंड ऑस्ट्रो हंगरी। अब ये देखेंगे कि ये जो 4-5 कंट्रीज हैं ये एंट्री कर लेते हैं कहां पर, इनकी नजरें कहां पड़ जाती है, तो आपको उस रीजन में कहां पर, बाल्कन्स में, कि बाल्कन्स पे अटैक किया जाए, बाल्कन्स को कोलोनाइज किया जाए, क्योंकि वहां तो लोग आपस में डिसइंटीग्रेटेड हैं। अब यहां पर इज कीन टू काउंटरिंग द होल्ड अदर पावर्स ओवर द बाल्कन्स एंड एक्सटेंडिंग इट्स ऑन कंट्रोल ओवर द एरिया। अब क्या है कि जब वो सारे का नजर यहां पर पड़ जाता है, तो अब यहां पर इन लोगों का आपस में ही लड़ाई शुरू हो जाएगा। किसका? तो ये जो आपको कंट्रीज देख रहा है ये चाहेगा एक दूसरे को हराना और एक दूसरे को हरा करके अपने आप को ही सिर्फ वहां पर स्टेबल करे। दैट मींस कि रसिया चाहेगा कि सिर्फ मैं ही बाल्कन्स पे कब्जा करूं, जर्मनी चाहेगा कि सिर्फ मैं ही कब्जा करूं, इंग्लिश चाहेगा कि सिर्फ मैं ही कब्जा करूं। इस तरीके से ये लोग आपस में ही टकराना शुरू हो जाते हैं और जिसके वजह से यहां पर छोटे मोटे वार तो होता ही रहता है। सपोज कीजिए रसिया का जर्मनी से, जर्मनी का इंग्लिश से, इस तरीके से वार शुरू हो जाता है और जिसके वजह से यहां पर फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वार का सीन क्रिएट हो जाता है और यहां से फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत भी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अब अगर आपसे कोई पूछे भी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों हुआ था, तो कुल मिलाकर के ज्यादा तो नहीं, इस पॉइंट्स को, बाल्कन्स रीजन के इश्यूज को इसके सामने आप रख सकते हैं और बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। तो मैं यहां यह भी बता देना चाहता हूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक चला था। तो ये आप याद भी रखेंगे, खास करके नेशनलिज्म इन यूरोप से रिलेटेड है, यहां से भी वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आपके एमसीक्यू में पूछे भी जा सकते हैं, कभी कभी छोटे क्वेश्चंस भी पूछ देते हैं। अब देखते हैं एंटी एम्पेरियल मूवमेंट्स। अब तो ये लोग हैं, अब क्या करेंगे कि वहां जो स्लेव्स हैं, दैट मींस बाल्कन्स के जो लोग हैं, अब वो चाहेंगे कि इस एम्पेरियल का मतलब क्या हो गया, आउटसाइडर, दैट मींस कि फॉरेनर बोल दीजिए आप, कि ये फॉरेनर के अगेंस्ट में ये लोग फाइट करना चाहेंगे। तब यहां देखते हैं इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन। अब यहां पर देखेंगे ऑल स्ट्रगल, दैट मींस कि अब वहां पर जो हमारा कौन सा, बाल्कन्स के सारे स्टेट चाहते हैं क्या, कि वो एक इंडिपेंडेंट नेशन का फॉर्मेशन करे, ठीक है, और कैसा, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। अगेन मैं कहूंगा फर्स्ट लेक्चर देखिए, नेशन स्टेट को काफी अच्छे से मैंने इसको डिफाइन करके काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप वहां जाकर के नेशन स्टेट को देखेंगे। एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी। अब इसका मतलब क्या हो गया, उन लोगों को भी होश में आए, वो लोग भी, और उन लोगों को भी समझ में आ गया कि अगर हम लोग आपस में इस तरीके से लड़ते रहे तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि अगेन कोई आउटसाइडर आकर के हम पे कॉलोनी स्टैब्लिश कर लेगा और फिर हम लोगों को कॉलोनाइज कर लेगा। दैट मीन्स कि हम लोग इंडिपेंडेंट ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाले। इसलिए वहां के लोगों के अंदर भी नेशनली सेंटिमेंट जगह यूनिटी आया और उन लोगों ने फॉर्ज, दैट मीन्स सब आपस में मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्ज एंड कॉन्फ्रंटेशन विद द एम्पेरियलिज्म, दैट मीन्स कि एम्पेरियलिज्म के अगेंस्ट में वो लोग फाइट करना शुरू कर दिया। एम्पेरियलिज्म को भी मैंने काफी अच्छे से डिफाइन कर दिया है, तो इससे पहले वाले आप लेक्चर्स को देखेंगे तो एम्पेरियलिज्म को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। दैट मीन्स आपके मन में, ये मेरी कोशिश है कि मैं इस तरीके से आपके लिए कंटेंट बना दूं कि आपको किसी भी तरीके से कोई भी सवाल आपके मन में ना आए, और साथ ही साथ ये मेरा आपसे प्रॉमिस भी है कि आपको एनसीईआरटी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ मेरे नोट्स को, लेक्चर्स को अटेंड कर लें, आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। अब देखेंगे द आइडियाज दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट कैम टू बी नोन एक्सेप्टेड एज अ नेचुरल एंड यूनिवर्सल। अब क्या हुआ कि जो इन लोगों ने कहा कि नेशन स्टेट फॉर्मेशन की बातें जो वहां के लोगों के दिमाग में आया,
कहाँ के? तो बाल्कन्स के नेशनलिस्ट के। और नेशनलिस्ट कौन? तो स्लेव्स, द पीपल ऑफ बाल्कन्स। तो उन लोगों के दिमाग में आया कि अब जो हमारा नेशन स्टेट होगा वो नेचुरल होगा और यूनिवर्सल होगा। दैट मीन्स कि अब इसमें किसी भी तरह का कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर ये यूरोपियन पावर्स को हम लोग झेल लेते हैं, इसको यहां से भगा देते हैं, तो हमारा नेशन स्टेट होगा जो कि नेचुरल होगा, वो अपने आप होगा, इस पे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, और यूनिवर्सल होगा। दैट मीन्स कि पूरे बाल्कन्स स्टेट जो होंगे अब वो क्या बनने जा रहा है? तो नेशन स्टेट बनने जा रहा है, और ये पूरी तरीके से नेशन स्टेट बन जाएगा। तो ये आज हमारा चैप्टर का इस नेशनलिज्म इन यूरोप का द एंड था, ठीक है। और इससे पहले आप सारे लेक्चर्स को जाकर के देखें और जल्दी जल्दी उसको 2x या 1.5x पे जाके खत्म करें और जल्दी जल्दी प्रिपरेशन में लगें। साथ ही साथ 95% से एबव मार्क्स लाइए। इसके लिए हमारे पूरी जो रिजल्ट क्लासेस है, इसके जो सारे फैकल्टीज हैं जो अपने आप में एक पर एक कोहिनूर है, और आपको 95% मार्क्स दिलाने के लिए पूरी तरीके से डिवोटेड हैं। आप जल्दी जल्दी मार्क्स लाएं और हम लोगों को लाके मिठाई खिलाएं, बस यही उम्मीद है। तो आगे हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर्स की ओर, जो कि आगे के लेक्चर में आपसे हम लोग डिस्कस करेंगे, उस पर बातें करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत प्यार और सम्मान मिल रहा है, इस तरीके से बनाए रखिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिए, ताकि हम लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे से कंटेंट बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि हमारे हीरो आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों के बिना हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप हैं तो हम लोग हैं, इसलिए आपका बेटर परफॉर्मेंस, आपका मदद और हमारे लिए वो हमारे लिए वरदान से कम नहीं होगा। तो हम लोग जो यहाँ पर टीचिंग भी कर रहे हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं, तो टीचिंग ही करना चाहते भी हैं और करेंगे भी, बट आप लोगों का प्यार और सम्मान मिलता रहेगा तो शायद हम लोगों के लाइफ में भी थोड़ी सी हैप्पीनेस और बढ़ जाएगी। तो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय।